जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष और उनकी आजाद हिंद फौज की शौर्य गाथा के भाग 16 में आपने देखा किस तरह कोहिमा का घेरा छोड़कर गंभीर रूप से घायल, बीमार, भूखे प्यासे सैनिक वापस लौटे थे। आज बात करेंगे नेताजी के उस भाषण की जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। जी हां, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं नेताजी सुभाष थे। वर्ष 1944 में 4 जुलाई से नेताजी सुभाष वीक मनाया गया, क्योंकि ठीक एक साल पहले 4 जुलाई को ही नेताजी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान संभाली थी। इसके बाद 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से उन्होंने महात्मा गांधी के नाम एक लंबा संदेश प्रसारित किया। इससे ठीक 2 महीने पहले खराब स्वास्थ्य के चलते गांधी जी पुणे के आगा खां पैलेस में अंग्रेजों की नजरबंदी से रिहा हुए थे और उसी नजरबंदी के दौरान 22 फरवरी को कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो अभियान असफल हो गया था। नेताजी की आजाद हिंद फौज तमाम कठिनाइयों के बाद भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी। उन परिस्थितियों में 6 जुलाई 1944 को रेडियो के माध्यम से नेताजी ने गांधी जी तक अपनी बात पहुंचाई। आज देखेंगे उस संदेश के कुछ अंश। नेताजी कहते हैं, महात्मा जी, चूंकि अब आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो गया है और आप पुनः जन कार्य करने लगे हैं, इसलिए मैं भारत के बाहर देशभक्त भारतीयों की योजना और गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ कहना चाहता हूं। नजरबंदी के दौरान कस्तूरबा जी की दुखद मृत्यु के बाद आपके स्वास्थ्य को लेकर देशवासियों की चिंता स्वाभाविक ही थी। यह सुखद सौभाग्य है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और अब 38 करोड़ 80 लाख देशवासियों को आपके नेतृत्व का लाभ प्राप्त हो सकेगा। नेताजी आगे कहते हैं, भारत के बाहर बसने वाले भारतीय मानते हैं कि देश में वर्तमान जागृति लाने का श्रेय आपको जाता है। ब्रिटेन के प्रभाव से मुक्त जितने भी देशों में मैं गया हूं, मैंने पाया कि पिछली 1 शताब्दी में किसी भारतीय को इतना सम्मान नहीं मिला जितना आपको मिलता है। वास्तव में आपके महत्व और आपकी उपलब्धियों को उन देशों की अपेक्षा जो स्वयं को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मित्र होने का ढोंग करते हैं, अन्य देशों में 1000 गुना ज्यादा सराहा जाता है। नेताजी आगे कहते हैं, जब मैं भारत में था तब ब्रिटिश सरकार के साथ मेरे अनुभव, भारत के बाहर रहकर ब्रिटेन की नीति की गुप्त जानकारी और विश्व भर में ब्रिटेन के लक्ष्य और नीयत जैसे मैंने देखे हैं, उनके आधार पर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि ब्रिटिश सरकार कभी भी भारत की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार नहीं करेगी। आज ब्रिटेन का केवल एक ही प्रयास है कि इस युद्ध को जीतने के लिए भारत का अधिकतम शोषण करे। यदि किसी तरह ब्रिटेन और उनके मित्र देश यह महायुद्ध जीत भी गए तो भविष्य में अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली होगा और ब्रिटेन अमेरिका का आश्रित होगा। उन परिस्थितियों में ब्रिटेन अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए पहले से भी अधिक निर्दयता से भारत का शोषण करेगा। देश के भीतर हो या बाहर, एक भी भारतीय नहीं है जो इस बात पर खुश ना हो कि भारत की स्वतंत्रता आपके बताए मार्ग पर चलकर, जिसकी आपने सारी उम्र वकालत की है, बिना मानव रक्त बहाए मिल जाए। परंतु जैसी परिस्थितियां हैं, मुझे पूरा विश्वास है यदि हम आजादी चाहते हैं तो हमें अपना रक्त बहाना ही होगा। यदि भारत के भीतर रहकर अपने प्रयास और संसाधनों द्वारा सशस्त्र संघर्ष संभव होता तो वो सबसे अच्छी बात होती। महात्मा जी, आप भारत की परिस्थितियों को किसी अन्य की तुलना में बेहतर समझते हैं।
जहां तक मेरा प्रश्न है, भारत में जन सेवा के 20 वर्ष के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बाहर की मदद के बिना भारत में सशस्त्र संघर्ष संभव नहीं है। यह मदद देश के बाहर रहने वाले भारतीयों द्वारा भी हो सकती है और विदेशी ताकतों के द्वारा भी। दूसरे देशों ने स्वतंत्रता के लिए किन तरीकों का उपयोग किया था, यह जानने के लिए मैंने देश छोड़ने से पहले पूरे विश्व के क्रांतिकारी इतिहास का अध्ययन किया था, किंतु मुझे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला जहां किसी पराधीन देश को किसी न किसी रूप में विदेशी सहायता के बिना स्वतंत्रता मिली हो। जहां तक ऐसी मदद लेने के नैतिक प्रश्न की बात है, तो मैंने स्वयं को समझाया कि सार्वजनिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में भी ऋण की तरह दूसरों से मदद ली जा सकती है और ऋण की तरह ही बाद में लौटा दी जा सकती है। जब ब्रिटेन जैसा शक्तिशाली साम्राज्य सारे विश्व से मदद की भीख मांग सकता है, तो हम जैसे शस्त्र विहीन देश के लिए ऋण के रूप में विदेशी मदद मांगने में क्या आपत्ति हो सकती है? दोस्तों, गांधी जी साध्य के साथ ही साधन की पवित्रता को भी बराबर महत्व देते थे। वे ना तो हिंसक आंदोलन का साथ दे सकते थे और ना ही भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी मदद को तैयार थे, किंतु नेताजी के लिए साध्य सर्वोच्च था। वे देश की आजादी के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भी करना पड़े, नेताजी की नजरों में वो नैतिक था। अपने भाषण में नेताजी आगे कहते हैं, मेरे लिए सबसे आसान था कि घर पर रहकर उसी तरह कार्य करता रहता जैसा तब तक करता आया था। जब तक विश्व युद्ध चलता तब तक अंग्रेजों की जेल में रहना भी आसान ही होता। ऐसा करके मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं गंवाता। मैं अपने देशवासियों की उदारता और स्नेह के लिए कृतज्ञ हूं। उन्होंने मुझे वो सर्वोच्च सम्मान दिया जो भारत में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले किसी व्यक्ति को मिल सकता है। मैंने मुझ में विश्वास करने वाले पक्के और निष्ठावान सहयोगियों को लेकर एक दल भी खड़ा कर लिया। तमाम जोखिम उठाते हुए विदेश जाकर मैंने न केवल अपना भविष्य बल्कि अपना जीवन और अपनी पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगा दिया था। यदि मुझे तनिक भी आशा होती कि बाहर से संघर्ष किए बिना स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो इस संकट के समय मैंने देश कभी नहीं छोड़ा होता। यदि मुझे जरा भी उम्मीद होती कि हमें अपने जीवन काल में यह मौका फिर मिलेगा, भारत की आजादी के लिए दोबारा स्वर्णिम अवसर मिलेगा जैसा इस विश्व युद्ध ने दिया है, मुझे संदेह है कि मैं फिर घर नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे दो बातों का पक्का विश्वास था। एक तो यह कि ऐसा स्वर्णिम अवसर अगली एक शताब्दी में दोबारा नहीं आने वाला, और दूसरा यह कि बाहर से संघर्ष किए बगैर केवल देश के भीतर रहकर अपने प्रयासों से स्वतंत्रता नहीं मिल सकेगी। दोस्तों, उन दिनों अंग्रेज और भारत में अंग्रेजों के चाटुकार नेताजी के विरुद्ध बड़ा घिनौना प्रचार कर रहे थे। उन्हें जर्मनी और जापान की कठपुतली कहने के साथ ही गालियां दे रहे थे। उस दुष्प्रचार पर प्रहार करते हुए नेताजी कहते हैं, मुझे पता है दुश्मन मेरे विरुद्ध क्या दुष्प्रचार कर रहा है, परंतु मुझे विश्वास है मेरे देशवासी जो मुझे अच्छे से जानते हैं कभी भी उन पर विश्वास नहीं करेंगे। जो व्यक्ति सारा जीवन देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ा रहा और इसकी रक्षा करने के लिए जिसने असंख्य कष्ट उठाए, वो किसी विदेशी शक्ति के सामने कैसे समर्पण कर देगा? यूं भी मुझे किसी विदेशी शक्ति से अपने लिए कुछ नहीं लेना। अपने देशवासियों से सर्वोच्च संभावित सम्मान पा लेने के पश्चात किसी विदेशी शक्ति के पास मुझे देने के लिए क्या रखा है? केवल वो व्यक्ति कठपुतली बन सकता है जिसके पास ना तो आत्मसम्मान हो, ना स्वाभिमान, या जिसके मन में दूसरों के प्रभाव को इस्तेमाल करके अपने लिए कोई पद पाने की लालसा हो।
मेरे बुरे से बुरे शत्रु भी यह कहने का साहस नहीं कर सकते हैं कि मैं राष्ट्र गौरव और आत्मसम्मान को बेच सकता हूं, और ना ही मेरे दुश्मन यह कह सकते हैं कि मैं अपने देश में कुछ नहीं था और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विदेशी मदद की आवश्यकता थी। भारत को छोड़ते हुए मुझे अपने जीवन सहित अपना सर्वस्व दांव पर लगाना था, लेकिन मुझे वो खतरा उठाना था, क्योंकि केवल वैसा करके ही मैं अपने देश को आजाद करवा सकता था। इसके बाद नेताजी सुभाष अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद को जापान और जर्मनी के अतिरिक्त 7 और देशों ने मान्यता दी है। इससे भारतीयों को पूरे विश्व की नजरों में नया स्थान और प्रतिष्ठा मिली है। प्रोविजनल सरकार का केवल एक उद्देश्य है, सशस्त्र संघर्ष द्वारा अंग्रेजों की दास्ता से भारत की मुक्ति। दुश्मन को भारत से बाहर खदेड़ने और कानून तथा व्यवस्था बहाल होने के साथ ही प्रोविजनल सरकार का मिशन संपन्न हो जाएगा। इसके पश्चात यह भारतीय जनता पर निर्भर करेगा कि वह अपने लिए कैसी सरकार का गठन करती है और कौन उस सरकार का नेतृत्व करता है। नेताजी आगे कहते हैं, महात्मा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरे साथ काम करने वाले सभी सहयोगी स्वयं को केवल भारत की जनता का सेवक मानते हैं। अपने प्रयासों, कष्टों और बलिदान के बदले में हम केवल एक पुरस्कार चाहते हैं, मातृभूमि की आजादी। हम में से अनेक भारत की स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त होना पसंद करेंगे, और जो बचेंगे वे आजाद भारत में कोई भी उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार होंगे, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। आज जो भावना हमें प्रेरित करती है वो यह है कि अंग्रेजी राज में सबसे ऊंचा पद पाने की बजाय स्वतंत्र भारत में सफाई कर्मचारी बनना भी अधिक सम्मान की बात होगी। इसके बाद युद्ध की स्थिति पर बात करते हुए नेताजी कहते हैं, भारत की आजादी के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। आजाद हिंद फौज के सैनिक बड़ी बहादुरी से भारत की भूमि पर दुश्मन से लड़ रहे हैं और तमाम कठिनाइयों और तकलीफों के बावजूद धीरे ही सही पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यह सशस्त्र संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम अंग्रेज भारत से बाहर नहीं फेंक दिया जाता और वायसराय हाउस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लहराता। और इसके बाद आता है वो अंतिम वाक्य जिसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया था। नेताजी सुभाष कहते हैं, हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हम आपसे आशीर्वाद और शुभकामनाओं का निवेदन करते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे नेताजी सुभाष के उस ऐतिहासिक संदेश के प्रमुख अंश जो 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रेडियो रंगून से दिया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।